हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आपको पता ही होगा कि आज हम इस समय किस लिए आए हैं। जो आपकी इंतजार की घड़ियां थी, व्यापम ने उस पर विलंब लगाते हुए, ठीक है, आपकी जो 1 साल की मेहनत थी, अब उस मेहनत को, ठीक है, पेपर के जरिए पार करने के लिए जो सबसे पहला कदम होता है नोटिफिकेशन, तो व्यापम ने जारी कर दिया है। यह आपके सामने व्यापम का नोटिफिकेशन है, ठीक, जो आज दोपहर में व्यापम ने जारी किया था। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या बदलाव हुए हैं और क्या बदलाव नहीं हुए। क्या जो पिछले साल था वैसा ही है, क्या कुछ क्राइटेरिया में बदलाव हुए हैं, ठीक है, एग्जाम डेट कब है, और जो भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होगी वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेरे पीछे आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि ये व्यापम का नोटिफिकेशन है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, ठीक, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट PNST। इसके पहले क्या होता था कि PNST के साथ GNST भी आता था। इसके पहले PNST के साथ GNST, पता ही है आपको, जनरल नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है। GNST का मतलब जनरल नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। इस बार सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव करते हुए क्या किया है कि GNST को, जो कि पता था आपको एक डिप्लोमा बेस्ड होता है, तो इसमें मेरिट ऑर्डर पर सिलेक्शन की बात की सरकार ने। मतलब 12वीं के आपके जो 12वीं 10वीं जो भी आपके अंक होंगे, ठीक है, उस अंकों के आधार पर आपको कॉलेज मिलेंगे। इसलिए इसका नोटिफिकेशन में GNST को इस बार शामिल नहीं किया गया है। अर्थात कि इस बार का जो नोटिफिकेशन है वह सिर्फ PNST, ठीक है, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2026। ये नोटिफिकेशन में सबसे पहली बात यह है कि आपकी फॉर्म भरने की तिथि कब है, ठीक है। नोटिफिकेशन का नाम क्या है आपका, PNST था, ठीक है। जो आपके फॉर्म होंगे वो स्टार्ट कब होंगे, फॉर्म स्टार्ट, ठीक है, ये हो रहे आपके 9 जून 2026 को। कब हो रहे हैं फॉर्म स्टार्ट आपके, 9 जून 2026, 9 जून 2026 को आपके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे, जो कि आपको MP ऑनलाइन के माध्यम से, व्यापम की साइट MPPEB के माध्यम से आप, ठीक है, किसी कियोस्क उपभोक्ता के थ्रू कर सकते हो। ठीक, 9 जून से स्टार्ट होंगे और इसकी फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 23 जून। कब है लास्ट जो डेट है फॉर्म भरने की, वो है 23 जून 2026, ठीक है। मतलब आपके फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं 9 जून से, ठीक है, और आपके फॉर्म की लास्ट डेट है 23 जून 2026, ठीक है। और क्या इस बात, मतलब इस नोटिफिकेशन में और कौन कौन सी बातें शामिल है, ठीक, इसमें यह बताया गया है कि अब क्या होता है कि फॉर्म में कुछ सिली मिस्टेक से हो जाती है किसी किसी से, या कुछ डॉक्यूमेंट्स की त्रुटियां होती है। क्या होता है कि कुछ फॉर्म में सिली मिस्टेक्स होती है या डॉक्यूमेंट्स में त्रुटियां होती है, तो जो व्यापम है उसमें त्रुटियों को सुधार करने के लिए भी आप एक तारीख निर्धारित करते हैं, जिसमें आपने फॉर्म भरते समय कुछ भी त्रुटियां की हो, उस त्रुटियों को सुधार आप कर सकते हो। तो त्रुटियों को सुधार करने के लिए जो आपके पास तारीख दी गई है वो है 28 जून 2026। मतलब क्या हुआ कि आपको 9 जून को 9 जून से आपके फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक है। आप 23 जून तक फॉर्म भर सकते हो, लेकिन कुछ कारणवश या कुछ दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स के अपूर्ण होने की सिचुएशन में यदि कुछ त्रुटियां होती है, ठीक है, या कुछ नाम लिखने में या किसी भी प्रकार की त्रुटि हो सकती है वो, ठीक है, अगर त्रुटियां होती है, ठीक है, तो उन त्रुटियों को सुधार करने के लिए आपके पास तारीख दी है 28 जून 2026, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि फॉर्म भरते वक्त किसी प्रकार की त्रुटि न हो, फॉर्म को अच्छे से सावधानी पूर्वक एक एक बिंदु को
आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपके पिताजी का नाम, आपके माता का नाम, आपकी शैक्षणिक योग्यताएं, ठीक है, हर एक चीज को क्रॉस चेक करते हुए फॉर्म को भरे, ताकि हमें किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार करने की आवश्यकता न हो। ठीक है, फिर आगे आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह तो हो गई प्रक्रिया, लेकिन इस प्रक्रिया को पार करने के लिए, ठीक है, इस प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और आपको पीएचडी की सीट दिलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो बात है कि आपकी एग्जाम डेट कब है, आपकी परीक्षा तिथि कब है। ठीक है, तो आपकी जो परीक्षा तिथि की जो डेट डिक्लेयर की है व्यापम ने, वो की है 10 जुलाई। कब की है आपकी एग्जाम डेट डिक्लेयर? 10 जुलाई एग्जाम डेट, 10 जुलाई 2026 को व्यापम आपके एग्जाम लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मतलब 10 जुलाई 2026 शुक्रवार के दिन से आपकी परीक्षा प्रारंभ होगी। अब जितने उम्मीदवार होंगे, जितने कैंडिडेट्स होंगे, उस हिसाब से बारी बारी पाली पालियों में आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे। अब व्यापम ने यहां पर यह नहीं बताया कि कब तक होंगे, मतलब एंड डेट, एग्जाम खत्म कब होंगे, ये नहीं बताया व्यापम ने। बस इतना कहा है कि आपकी एग्जाम 10 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, अब वो 5 दिन में करे, 8 दिन में करे, 10 दिन में करे या 2 दिन में करे, वो व्यापम का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारी समस्या इतनी है और हमारा जो कर्तव्य है यही है कि हमें अच्छे से पढ़ना है, हमें फॉर्म फिलअप करना है और हमें बार बार रिविजन करना है। ठीक है, चाहे व्यापम वो 10 दिन में एग्जाम ले या 15 दिन में ले, वो हमारा इशू नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि इस फॉर्म की परीक्षा शुल्क कितना है, फीस कितनी है? तो यहां लिखा है अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, मतलब जनरल कैटेगरीज, जो जनरल कैटेगरी होती है यूआर अनरिजर्व्ड, जनरल कैटेगरी के लिए परीक्षा का शुल्क जो डिसाइड किया गया है व्यापम ने, वह 400 रुपए किया गया है। कितने किया है? 400 रुपए। ठीक है, जो भी मध्य प्रदेश के हो, ठीक है, जो यूआर कैटेगरी में आते हो, उनके लिए परीक्षा का शुल्क 400 रुपए है। ठीक, और जो, अब एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई बाध्यकारिता नहीं है कि यह फॉर्म सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के ही व्यक्ति भर सकते हैं, नहीं। यह फॉर्म चाहे वो यूपी का बंदा हो, चाहे वो बिहार का बंदा हो, चाहे राजस्थान का बंदा हो, हर एक व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अदर स्टेट का व्यक्ति है, यदि कोई अदर स्टेट का व्यक्ति है और वह एमपी में फॉर्म भरता है, तो उसको यूआर कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाएगा। वह चाहे फिर वो किसी भी कैटेगरी में आए, चाहे अदर स्टेट में हो, एसटी में आता हो, अदर स्टेट में एससी में आता हो, ठीक है, लेकिन यदि वो हमारे एमपी में आके फॉर्म भरता है तो उसे यूआर कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति मध्य प्रदेश के मूल निवासी है और वह किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, फिर से सुन लो, यदि कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश का मूल निवासी है और वह किसी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निशक्त जन या वह ईडब्ल्यूएस। अब ये निशक्त जन मतलब कौन? हैंडीकैप्ड। ठीक है, जिसके प्रमाण पत्र आपको सरकारी हॉस्पिटल से लाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये जो कैटेगरी है उन्हीं व्यक्ति के लिए लागू होगी जो व्यक्ति मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, और उनके लिए परीक्षा का शुल्क है 200 रुपए। कितना है? 200 रुपए है। जो व्यक्ति मध्य प्रदेश का मूल निवासी है और वह व्यक्ति किसी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है तो उसका परीक्षा शुल्क 200 रुपए है। आगे बढ़ते हैं। अब आपकी परीक्षा किस टाइमिंग में होगी, कितने पालियों में होगी, इसको देखते हैं। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी। हाँ, एक चीज, यह जो आपकी परीक्षा है आपको भी ज्ञात होगा कि आपकी यह परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाती है, ना कि ऑफलाइन माध्यम से। अब ऑनलाइन माध्यम से का अर्थ यह होता है कि सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ऑनलाइन माध्यम होता है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब आपके सामने कंप्यूटर होगा, उसके सामने एक स्क्रीन चलेगी कंप्यूटर की, उसमें कुछ प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे और उसके माध्यम से आपकी एग्जाम ली जाएगी। और एक होता है ऑफलाइन माध्यम जो पेपर पेन मोड पे होता है, लेकिन आपकी एग्जाम कंप्यूटर आधारित प्रणाली पर है तो आपकी एग्जाम कंप्यूटर के थ्रू होगी। अब ये एग्जाम जब
10 जुलाई को प्रारंभ हो रही है, तो यह अब कितने पालियों में, कितनी शिफ्ट में चलेगी? क्या करता है, अक्सर व्यापम 3-3 पालियों में पेपर चलाता है, लेकिन इस एग्जाम को व्यापम 2 पालियों में ही चला रहा है। अर्थात व्यापम क्या करता है, अधिकतर एग्जाम 3 शिफ्ट में चलाता है, एक सुबह की शिफ्ट, एक दोपहर की और एक इवनिंग की शिफ्ट चलाता है। ठीक है, लेकिन इस एग्जाम को व्यापम 2 शिफ्ट में ही खत्म कर रहा है। ठीक है, एक शिफ्ट लगेगी आपकी प्रथम शिफ्ट, जो सुबह 8 बजे से 9 बजे तक आपको एग्जाम सेंटर हॉल के अंदर जाना है। क्या करना है, 8 बजे से 9 बजे तक आपको परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना है। उसके बाद 9:50 से 10:50 तक, देखो 8 बजे से 9 बजे तक, 8:30 पे जाइए, 9:15 पे जाइए, 8:15 पे जाइए, लेकिन 9 बजे के बाद नहीं जाना है। 9 बजे के पहले आप एग्जाम हॉल में एंटर करिए। वहां की जो भी प्रोसेस होती है, बायोमेट्रिक प्रोसेस होती है, थंब प्रोसेस होती है, जो भी प्रोसेस करेंगे वो उनका काम है, वो प्रोसेस को फॉलो करिए आप। उसके बाद 9:50 से लेकर 10 बजे तक, मतलब 10 मिनट जो मिलेंगे आपको, जो आपके महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस होंगी, महत्वपूर्ण निर्देश होंगे, उन निर्देशों को पढ़ने के लिए आपको व्यापम द्वारा 10 मिनट का समय दिया जाएगा। देन उसके बाद 10 से लेकर 12 बजे तक, 10 से लेकर 12 बजे तक मतलब 2 घंटे। अब 2 घंटे मतलब क्या, 120 मिनट। कितना, 2 घंटे मतलब 120 मिनट। और आपके क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, समझ रहे हो? 2 घंटे मतलब 120 मिनट, और 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न करना है, जो 10 बजे आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी और 12 बजे आपकी एग्जाम खत्म हो जाएगी। उसके बाद अब जिन व्यक्तियों का, जिन कैंडिडेटों का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होगा, द्वितीय शिफ्ट में एग्जाम होगा, ठीक है, तो वो द्वितीय शिफ्ट वाले, जैसे सुबह वाले 8 से 9 बजे तक एग्जाम हॉल में पहुंच गए थे, तो सेकंड शिफ्ट वाले 1 बजे से 2 बजे के अंदर एग्जाम सेंटर हॉल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 2:50 से 3 बजे तक के जो 10 मिनट का जो समय होगा, 2:50 से लेकर 3 बजे तक का 10 मिनट का जो समय होगा, उस समय में आपको वही सेम प्रोसेस फॉलोअप होगी जो मैंने ऊपर बताई। इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। 3 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, जो 5 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है, 2 घंटे आपका एग्जाम होगा। इस प्रकार आपका एग्जाम का शेड्यूल है। अब आगे बात करते हैं कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, जो जो हमारे काम की बातें होगी हम सारे पढ़ेंगे। ठीक है, जो नहीं होंगे उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन में दिया है, तो व्यापम का सम्मान करते हुए हम उसके हर एक बिंदु को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अन्यथा व्यापम हमसे गुस्सा ना जाए। ठीक है, इसलिए सबसे पहली जो बात है कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। क्या होना चाहिए? आपका आधार पंजीयन होना चाहिए। मतलब आपके पास आधार कार्ड हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वह किसी नंबर से एक्टिवेट हो, मोबाइल नंबर से लिंक हो। ठीक है, आपके थंब वंब प्रॉपर आ रहे हो। आपको चीज चेक करना है। क्या क्या करना है आपको चेक? एक तो पहली बात ये करना है कि सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड हो। ठीक है, क्या हो? आपका आधार कार्ड हो। ठीक है, आधार कार्ड हो, पहला पॉइंट। नहीं हो तो बनवा लो, और मुझे यहाँ तक पता सबके होंगे, बचपन में ही घर वालों ने बना के रख दिए होंगे। ठीक है, दूसरी चीज, इस आधार से जो आपका मोबाइल नंबर हो या आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर हो, जो भी आपके पास डिवाइस हो, वह मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए। और बायोमेट्रिक एक्सेप्ट करना चाहिए इसने। ठीक है ना, बायोमेट्रिक एक्सेप्ट करना चाहिए। ये आपके जो थंब होते हैं ना, थंब, ठीक है, आइरिस जो चेक करते हैं, वो प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, आपका आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर उसमें लिंक होना चाहिए, और वह बायोमेट्रिक थ्रू जो भी प्रोसेस है वह कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। अब क्या बोल रहा है कि मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, क्या बोल रहा है यह पॉइंट? मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मतलब क्या हुआ कि आपको ऐसा डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, ठीक है, जिसमें आपका फोटो लगा हो, आपका फोटो लगा हो।
किसी स्कूल या कॉलेज के आइडेंटिटी कार्ड नहीं चलेगा, ठीक है, जिसमें पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड। अब वोटर आईडी कार्ड तो आप लोगों का बना नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो होंगे और जिनका बना होगा वो ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अधिकतर बच्चे वही होंगे जो 12 पास आउट करने के बाद एग्जाम दे रहे होंगे, तो वोटिंग कार्ड ले जाना उतना आवश्यक, मतलब सॉरी, वोटिंग कार्ड आपका बना नहीं होगा, ठीक है। तो अब पहचान पत्र में आपको क्या क्या ले जाना है, यही अपन बताया है, ठीक है। तो मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में आपको मूल फोटो युक्त एक पहचान पत्र ले जाना है, ठीक है। यह मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी का मतदाता पहचान पत्र, वही बताया, आपका वोटिंग कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई एक चयनित कर सकता है। क्या क्या ले जा सकते हो आप, आपको एक ले जाना है, ठीक है। लेकिन मेरी सलाह है कि आप 2 ले जाइए। अगर मान लीजिए इनकेस किसी एक इसमें दिक्कत आ जाए तो आपके पास एक दूसरा अवेलेबल हो, और जिनके पास नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास एक है वो एक ले जा सकते हैं, लेकिन जिनके पास अगर कोई दूसरा भी रखा है तो दोनों ले जाइए, ठीक है। तो क्या करना है, हमें एक पहचान युक्त, हमें पहचान युक्त प्रमाण पत्र ले जाना है, प्रमाण पत्र ले जाना है जिसमें क्या हो, आपका फोटो लगा हो, फोटो अनिवार्य है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो इसके अंतर्गत आएगा क्या, आपका वोटिंग कार्ड, वोटिंग कार्ड जिसको हिंदी में कहते हैं मतदान परिचय पत्र, दूसरा आपका आधार कार्ड, तीसरा पैन कार्ड, ठीक है, और चौथा आपका पासपोर्ट। ठीक है, आपका पासपोर्ट। तो पासपोर्ट तो शायद आपको किसी का बना नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है और आपको फिलहाल अभी कहीं बाहर जाना है नहीं, तो शायद मुझे लगता है पासपोर्ट तो नहीं बना होगा। लेकिन आपके पास आधार कार्ड सभी के पास होगा, तो आप अपना आधार कार्ड साथ में ले जाइएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड या आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार नंबर या वीआईडी। अब वीआईडी मतलब क्या होता है, वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन जो होता है, ठीक है ना, वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड के थ्रू ही जारी होती है वो भी। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आपको आपका आधार कार्ड ले जाना है, लेकिन साथ ही साथ एक आधार कार्ड की कॉपी भी ले जाना है। ठीक है, जरूरत के लिए। मतलब अगर क्या होगा कि मान लीजिए किसी बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है, वो पैन कार्ड ले जाता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको आधार कार्ड तो अनिवार्य ही है, आपको आधार कार्ड ले ही जाना है। मतलब आधार कार्ड उन्होंने कंपलसरी करके रखा है। ठीक है, आपके पास आधार कार्ड भी नहीं हो तो आप उसकी छाया प्रति मतलब जेरॉक्स या आधार कार्ड का नंबर या उसकी वीआईडी वर्चुअल आइडेंटिटी जो होती है ना, वो ले जा सकते हो आप। ठीक है, परीक्षा में प्रवेश के समय या परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। मैंने वही बताया था कि जो आपके जो शुरुआत के जो 1 घंटा जो आपका बफर जोन में रखा गया है, उसमें वो सारी व्यापक प्रोसेस करेगा जिसमें बायोमेट्रिक लेगा आपकी। ठीक है, जो भी सत्यापन करना हो, ठीक है, चेकिंग होगी, ये सारी चीजें वहां होगी। ठीक, परीक्षार्थी को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति होगी। जो शुरुआत के 8 से 9 बजे का टाइम और 1 से 2 बजे का टाइम जो था, जो बफर जोन के रूप में वहां रखा गया था, उस टाइम के अंदर ही आपको परीक्षा केंद्र में जाना है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। जो टाइम मैंने ऊपर दिखाया था आपको, 8 से 9 बजे तक का टाइम है ये, और इधर 1 से 2 बजे तक का। जिस व्यक्ति का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होगा वह 1 से 2 बजे तक पहुंचिए, और जिस व्यक्ति का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होगा वह 8 से 9 बजे तक पहुंचिए। इस टाइम की अगर बात अगर आप पहुंचते हो तो आपको एग्जाम से डिबार्ड किया जाएगा, आपको एग्जाम से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। जो बात अभी बताई मैंने, वही बात उसने लिखा गया है।
परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिजिटल घड़ी, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉन्च टेबल, सनग्लासेस, नकल पर्चा, मतलब वह सभी सामग्री, ठीक है, जिसके थ्रू नकल हो सकती है, ठीक है, वह सभी सामग्री जिसके थ्रू नकल हो सकती है, जिसके अंतर्गत क्या क्या ध्यान रखिए, आपको कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, वो तो अलाउ होता भी नहीं है। आपको किसी भी प्रकार की घड़ी नहीं ले जाना है, ठीक है, आपको किसी भी प्रकार का पर्चा नहीं ले जाना है, या किसी हाथ पर कोई अंक वंक मत लिख के जाना, कोई नंबर लिख दिया हो, ठीक है, कॉलर वॉलर में लिख दिया हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। मतलब ऐसी कोई भी सामग्री नहीं ले जाना है जिस वजह से हम समस्या में फंसे, ठीक है, और व्यापक हम पे एक्शन ले। हाँ, आपको पानी लगता है तो आप पानी की बोतल ले जाइए, जो बिस्लरी की बोतल आती है, लेकिन वह बोतल पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसफरेबल होने चाहिए। अगर वो बिस्लरी की बोतल है तो उस पर जो लेबल लगा होता है, आप लेबल निकाल लीजिए और बोतल ले जा सकते हो आप, ठीक है, वो अलाउ होती है। ठीक, तो गर्मी का मौसम है इसलिए पानी साथ में ले जाना आप, ठीक है, डिहाइड्रेशन का समय हो, क्योंकि जिस प्रकार की एग्जाम जुलाई में है तो कहीं ना कहीं गर्मी तो रहेगी, उसका प्रकोप तो बना रहेगा, ठीक है, तो पानी साथ में ले जाइएगा। अब 7वां पॉइंट क्या कहता है, ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र, अब यही बताया है कि आपने जब फॉर्म फिल कर दिया तो एग्जाम के 7 दिन पहले, ध्यान रखना कब, जिस भी व्यक्ति का एग्जाम जिस भी तारीख को, अब उसने शुरुआत तो कर दी है 10 जुलाई से, शुरुआत कर दी है 10 जुलाई से उसने, ठीक है, अब जिस व्यक्ति का 10 जुलाई को एग्जाम होगा उसका 3 जुलाई को एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है, उस व्यक्ति का 3 जुलाई को एडमिट कार्ड व्यापम के साइट पर गूगल में MPEB डालकर आप फर्स्ट पेज को, होम पेज पे जाओगे तो वहां एडमिट कार्ड दिख जाएगा। लेकिन एग्जाम के 7 डेज पहले और 3 दिन पहले या 2 दिन पहले आपको एग्जाम कहां पर है, किस सेंटर में है, यह पता लग जाएगा। आपको डेट पता लगेगी कब, एग्जाम के 7 दिन पहले। आपको सेंटर पता लगेगा कब, 2 दिन पहले। सिटी भी आपको 7 दिन पहले पता लग जाएगी। जिस व्यक्ति का 10 को है उसको 3 को, जिसका 11 को है उसको 4 को, ठीक है, जिसका 12 को होगा उसको 5 जुलाई को, ठीक है, ऐसे आप 7 दिन माइनस करके समझ लीजिएगा, 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, परीक्षा केंद्र पर आवेदक को बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश पत्र हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र साथ में लाना अनिवार्य है। अब देखो, अक्सर क्या होता है कि व्यापम के एग्जाम में आपको पेन अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है, अक्सर व्यापम के एग्जाम में आपको पेन अलाउ नहीं करते, लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि आवेदक, जो एप्लीकेंट होगा, जो कैंडिडेट होगा, वह बॉल पॉइंट पेन जो आपके मार्केट में मिलते हैं, ठीक है, कोई गैजेट मत ले जाना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं, बॉल पॉइंट पेन, वो भी ट्रांसफरेबल, जिसकी जो अंदर की जो निडल होती है, ठीक है, जो रिफिल होती है, ठीक है ना, वह रिफिल दिखे, ऐसा नहीं है पूरा जैसे मेरे हाथ में जो रखा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, अंदर की जो रिफिल होती है वो रिफिल दिखना चाहिए, ठीक। उसके बाद हाँ, और साथ में एडमिट कार्ड भी ले जाना और स्वयं भी जाना, ऐसा नहीं है, एडमिट कार्ड भी ले जाना और खुद भी जाना, नहीं तो ऐसा नहीं फॉर्म भर दिया, ठीक है, और एग्जाम दे देंगे हमारे फूफा, ऐसा नहीं करना है, स्वयं भी जाना है एग्जाम देने। एडमिट कार्ड ले जाना है, बॉल पॉइंट पेन और एक ट्रांसफरेबल पानी की बोतल, ठीक है, और स्वयं की उपस्थिति जरूरी है, ठीक। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक कक्षा छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। मतलब कि जब आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी तो एग्जाम एंड होने तक आपको एग्जाम हॉल छोड़ना नहीं है। बीच में वॉशरूम जाना हो, पानी पीना हो, ये सारी प्रक्रिया आप 1 घंटे पहले ही कर लीजिए, जो आपका बफर जोन था, ठीक है, या घर से पानी वानी पी के, पानी तो साथ में रखा है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि मतलब 10 क्वेश्चन कर दिए चला पानी पीने, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, आप एग्जाम से डिवाइड हो जाओगे। मतलब आपके जो 2 घंटे का समय है, 120 मिनट आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठे रहना है, ठीक है। उसके बाद 10वां पॉइंट है, आवेदन भरते समय उम्मीदवारों को किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण MPESB द्वारा नहीं किया जाता, अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवार की पात्रता पूर्णतः प्रावधिक होगी।
ठीक है, इस पॉइंट का अर्थ यह है जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, आपका कास्ट सर्टिफिकेट करोगे, आपका इनकम सर्टिफिकेट करोगे, आपका आधार कार्ड करोगे, तो जरूरी नहीं है कि उनको आप वेरीफाई करके दिखाओ कि हमारा सत्य ही है। ठीक है, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सीबीटी एग्जाम है आपका। ठीक है, और ये सब चीजें प्रोविजनली है, प्रावधिक है। ठीक है, वह बात की सिलेक्शन की बात की प्रोसेस है। जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएंगे। ये 10 पॉइंट जो मैंने बताए, ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं। यहां पर विवरण बताया है नोटिफिकेशन का कि किस किस में क्या क्या बातें कही है। लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के विभागीय नियम, इनके नियम क्या है। ठीक है, ये नियम जो दिए है 3 से लेकर 10 पेज तक नियम की बात करता है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की परीक्षा संचालन संबंधित नियमावली, इनके जो इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसकी जानकारी दी है 11 से 27 तक। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात और हमारे काम की बात, हमारा सिलेबस। ठीक है, जिसको आधार मानकर ही हम साल भर से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, क्या वो चेंज हुआ है, क्या वही है, अब यही देखना है हमें। ठीक है, तो परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है यह दिया है पेज नंबर 28 से 33 तक, 28 से 33 तक आपकी परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया है। और विभिन्न प्रमाण पत्रों के प्रारूप। अब ये विभिन्न प्रमाण पत्रों के प्रारूप क्या होते हैं, जैसे क्या होता है कि जो कभी कभी एग्जामों में सेंट्रल का कास्ट लगता है, ठीक है, और कभी कभी आय प्रमाण पत्र के लिए जो प्रारूप होगा, सेंट्रल का कास्ट जब लगता है ना, तो हर एक स्टेट का अपना एक प्रारूप होता है, हर एक स्टेट का अपना फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो हर एक नोटिफिकेशन में फॉर्मेट लगाना सरकार का दायित्व होता है। ठीक है, उसकी सरकारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए इस पॉइंट को जोड़ा गया। आपके किसी काम का नहीं है ये पॉइंट। ठीक है, तो आप इतना परेशान मत होइए। मध्य प्रदेश में नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु, ये बातें आपको पता है कि एग्जाम किस लिए ले रहा है, ये पीएनएसटी, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, कि आपको बीएससी नर्सिंग कराना है। ठीक है, शासकीय कॉलेजों के माध्यम से। ठीक है, इसलिए आपका एग्जाम लिया जाता है। ये कोर्स कितने साल का होता है, ये कोर्स आपका 4 साल का होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें परिभाषा। ठीक है, इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। ठीक है, अब इसमें जो चीजें आपके काम की होगी मैं एकदम फास्ट रीडिंग करके देखता हूं, और काम की होगी तो बताऊंगा, अन्यथा हम सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इसमें विभाग की बात बताइए, कौन विभाग से एग्जाम लेगा, परीक्षा कौन लेगा, विभाग लेगा कौन सा, हेल्थ जो लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय लेगा आपका। ठीक है, विभाग लेगा, सॉरी, क्योंकि स्टेट में विभाग होता है और सेंट्रल में मिनिस्ट्री होती है। ठीक है, परीक्षा कौन लेगा, ठीक है, वही हमारा प्यारा व्यापम जो हर बार एग्जाम कंडक्ट कराते आ रहा है। ठीक है, टेस्ट का नाम क्या होगा, राज्य का मतलब क्या होगा, एमपीपीएसबी का मतलब क्या होगा, एससी का मतलब क्या होगा, एसटी का मतलब क्या होगा, ओबीसी का मतलब क्या होगा, हैंडीकैप का मतलब क्या होगा, ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, लेकिन नोटिफिकेशन में देना जरूरी होता है। ओबीसी का मतलब होता है पिछड़ा वर्ग। ठीक है, या आशा, हाँ, जो गांव में आशा कार्यकर्ता होती है, ठीक है, उनके लिए भी चीजें बताई गई है। ठीक है, उसके बाद उभयलिंगी, ठीक है, उनकी बात कही है। परीक्षा के कुछ नियम है। हाँ, अब इस नियम में सबसे पहली बात है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपके पास क्या हुआ, आपको क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हो इस एग्जाम में बैठने के लिए, ये देखना जरूरी है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं, मतलब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी है ताकि आप इस एग्जाम में बैठने के पात्र हो। ठीक है, सबसे पहली बार वह भारत का नागरिक हो, और मुझे जहां तक पता है आप सभी लोग भारत के ही है, कोई नहीं, कोई अमेरिका से नहीं आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प आने देगा नहीं आप लोगों को। ठीक है, वो बैठा है वहां पर। तो उम्मीदवार भारत का नागरिक हो। दूसरा, बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार ने 12वीं कक्षा, अब देखो क्या, आपने 12वीं कक्षा फिजिक्स, भौतिकी, रसायन शास्त्र,
जीव विज्ञान विषयों को लेकर, मतलब आपका मतलब 12th में साइंस बैकग्राउंड होना अनिवार्य है। इससे यह समझ में आता है कि आर्ट्स वाले नहीं भर पाएंगे, जिन्होंने कला लिया हो, आर्ट लिया हो, वो नहीं भर पाएंगे, कॉमर्स वाले, वाणिज्य वाले नहीं भर पाएंगे। भरेगा कौन? जो विज्ञान कुल से है, ठीक है ना, मतलब साइंस बैकग्राउंड से है, वही व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, ठीक है। इसमें शर्त क्या है? आपका बायोलॉजी होना अनिवार्य है, ठीक है, मतलब मैथ साइंस वाले भी आउट हो जाएंगे। आपका बायोलॉजी होना, जीव विज्ञान होना आपका अनिवार्य है। इसमें भी क्या है? जीव विज्ञान अनिवार्य है आपका, ठीक है। हाँ, अब इसमें एक चीज एक होता है, पता है क्या, कि कभी कभी एज एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रखा जाता है। कोई कोई व्यक्ति मैथ को भी रखता है और बायोलॉजी को भी रखता है, ठीक है ना, तो वो भी भर सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपने 12th निकाली हो, ये अनिवार्य है, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैथ में रहता, सॉरी साइंस बैकग्राउंड में रहता ही है, लेकिन आपको बायोलॉजी भी अनिवार्य है। दूसरी चीज, आपके 12वीं में न्यूनतम 45% होना चाहिए, मतलब 45 के नीचे नहीं होना चाहिए, आप 45 के ऊपर हो, ठीक है। 12वीं में आपके जो प्रतिशत बने हैं वो 45 के नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर हो चलेगा, 44 43 वाले एलिजिबल नहीं है, ठीक है। मतलब 45% अंक से उत्तीर्ण हो, उम्मीदवार अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण हो, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जो आपके 12th में जो 5 सब्जेक्ट होते हैं उसमें एक इंग्लिश नाम का भी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और आपके पीएचडी के सिलेबस में भी इंग्लिश नाम का सब्जेक्ट है जो मैं ही पढ़ाता हूं, ठीक है। उस इंग्लिश सब्जेक्ट में भी व्यक्ति पास होना अनिवार्य है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, ठीक है, पहली बात तो ये कि आपके 45% होना अनिवार्य है, 12वीं हो आप, वो भी पास, ठीक है। दूसरा, 45% से पास हो, इसके अभाव हो या समकक्ष हो, क्या हो, इसके 45 से ज्यादा हो या 45 हो, लेकिन 45 से आप कम नहीं होगे। 45 से कम होते हो तो आपको डिवाइड कर जाएगा, आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तीसरी योग्यता क्या है? आप फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये जो 4 विषय है, ठीक है, ये तो आपके होना चाहिए। इसमें आप पास होना अनिवार्य है आपको, ठीक है। बाकी ये 3 तो विषय आपके कंपलसरी है। अगर उसके बाद भी किसी के पास एज ए ओकेशनल कोई सब्जेक्ट हो तो भी चल जाएगा, लेकिन ये 3 विषय तो कंपलसरी है। और सबसे बड़ी बात है कि इंग्लिश में आपको पास होना चाहिए आप लोग, ठीक है। ये 3 बातें यहाँ थी। उसके बाद अब जो व्यक्ति किसी कैटेगरी को बिलोंग करता हो, जो भी व्यक्ति किसी भी कैटेगरी को, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है, एससी हो, एसटी हो, ईओआर की बात नहीं कर रहा, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति यूआर का हो तो उसको 45% मिनिमम क्राइटेरिया उसका 12वीं में, ठीक है ना। 12वीं में उसको 45% तो होना ही चाहिए, कोई व्यक्ति यूआर का हो, जनरल कैटेगरी का हो। लेकिन किसी कैटेगरी को बिलोंग करता हो, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस या हैंडीकैप्ड, ठीक है, ये कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो उसके लिए जो परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है उसमें 5% की छूट दी जाती है एमपी गवर्नमेंट की ओर से। तो इसमें 40% अनिवार्य है। कितना है? जनरल का व्यक्ति 45% और जो कैटेगरी को बिलोंग करता होगा वो व्यक्ति 40% अनिवार्य है। यहां तक क्लियर है? ठीक। तीसरी चीज है कि व्यक्ति को मेडिकली फिट होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? व्यक्ति मेडिकली फिट हो, ठीक है, मेडिकली फिट हो व्यक्ति। आप सभी लोग फिट ही है। हाँ, कोई हैंडीकैप होगा तो उसका सर्टिफिकेट लग जाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें अब आगे देखते हुए लिखा था कि निःशक्त जन के लिए भी लिखा था, व्यक्ति मेडिकली फिट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे काम की चीज इसमें क्या लगती है कि लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत नियमित एएनएम, एलएचवी नियमित कार्मिकों के लिए शासकीय बीएससी नर्सिंग महाविद्यालयों में स्वीकृत सीटों से
4% सीट का आरक्षण है। यह आपकी काम की बात नहीं है, ठीक है। यही बताया गया है कि कोई व्यक्ति एएनएम वाला हो या एलएचवी वाला हो या कोई नियमित कार्मिक हो, उनके लिए 4% की सीटों का आरक्षण किया गया होगा, जितने भी एमपी में कुल सीटें होगी उसमें से, ठीक है। उसके बाद अब ये इनकी योग्यता है कि एएनएम के लिए क्या योग्यता होगी, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय प्रश्न हेतु उम्मीदवार लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का नियमित कार्मिक होकर वर्तमान में सेवारत हो या 5 वर्ष की मतलब सेवा दे चुका हो। एएनएम के लिए वही एलएचवी के लिए भी है, ठीक है। अब हम अपने मेन मुख्य अब आता है हमारा मेन पॉइंट आता है आयु। आपकी एज कितनी होना चाहिए। हमने मिनिमम क्वालिफिकेशन देख लिया, ठीक है, फॉर्म की डेट कब होगी वो देख लिया, एंड कब होगा, संशोधन कब कर सकते हैं और एग्जाम कब स्टार्ट होगा। अब प्रश्न है कि कितनी एज होना चाहिए। प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवार की जो मिनिमम एज होगी, कितनी, जो मिनिमम एज होगी वह 31 दिसंबर 2026 को 31 दिसंबर 2026 को 17 वर्ष पूर्ण होना चाहिए वो व्यक्ति। अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है, मतलब आप 31 दिसंबर तक 17 साल की आयु पूर्ण कर चुके होना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने 12वीं दिया है मतलब वो व्यक्ति 17 साल की आयु को पूरा कर चुका होता है जनरली। जिसका अगर कम एज में अगर एडमिशन हुआ होगा वह व्यक्ति दिसंबर तक उसके पास टाइम है 17 साल तक वो हो जाए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि दिसंबर तक आप 16 साढ़े 16 साल वाले व्यक्ति नहीं भर पाएंगे, 17 साल आपको मिनिमम आपकी एज होना चाहिए। दूसरी, अधिकतम आयु सीमा के संबंध में भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा समय समय पर जारी संशोधन लागू होंगे। अब मैक्सिमम एज कितनी है यह इन्होंने बताया नहीं है। जो भी इनके नियम्स होंगे, जो भी इनके रूल्स होंगे, जो भी उनका सही लगता है वो मैक्सिमम एज डिसाइड कर लेंगे, लेकिन मिनिमम आपकी एज है वह है 17 साल, वो भी आपको दिसंबर 2026 तक पूर्ण कर लेना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद यही बताया गया है कि आपको एग्जाम में क्या क्या नहीं लेना चाहिए। जैसे परीक्षा कक्ष में कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा, शांति भंग नहीं करेगा, ठीक है, फर्जी दस्तावेज नहीं लाएगा, ठीक है, या कोई चीटिंग नहीं करेगा, जो मैंने गैजेट्स बताए थे वो नहीं ले जाना चाहिए। ये सब बातें बताइए। इसमें आरक्षण का मुद्दा है, ठीक है, जो एमपी में चला आ रहा है, जिसमें 10% तो ईडब्ल्यूएस को मिलेगा ही, ठीक, और ओबीसी को कितना मिलेगा यह माननीय उच्चतम न्यायालय डिसाइड करेगा, ठीक है। जो अभी पेंडिंग है 27% वाला केस, ठीक है, यह भी आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं रखती। इसमें प्रवेश परीक्षा कैसे होगी आप सबको पता है, एग्जाम होगा, एग्जाम का रिजल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर चॉइस फिलिंग होगी, देन उसके बाद काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेज अलॉट किए जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब प्रश्न यह है कि जब आप फॉर्म भरोगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि 10वीं की आपकी मार्कशीट होना चाहिए, लेकिन 10वीं की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, जो अक्सर हर मार्कशीट में होती है। दूसरा, 12वीं की मार्कशीट, 10वीं की 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश शासन के समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है, डोमेसाइल, जिसको कहते हैं मूल निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है। जिन बच्चों का मूल निवासी नहीं बना हो, ठीक है, क्योंकि 18 साल की उम्र आपकी नहीं है तो आपका मूल निवासी नहीं बना होगा, तो आपके पिताजी का मूल निवासी बना है तो आप अपने पिताजी का मूल निवासी उसमें फिल कर सकते हो, ठीक है। 14 पॉइंट है, अन्य विभागीय अधिकारी मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र। जो व्यक्ति किसी कास्ट को बिलोंग करते हैं, किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, और एक होता है ईडब्ल्यूएस, इनके सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है। वह सर्टिफिकेट जारी करने की जो पावर होती है वो होती है एसडीएम के पास, एसडीओ के पास होती है, उनके द्वारा, ठीक है। अथोराइज जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट करना है, 10th 12th करना है, क्या करना है आपको, 10th की करना है, एक 12th कास्ट, और आपका एक है डोमेसाइल, ठीक है ना। डोमेसाइल आपका नहीं बना होगा, आप अपने पिताजी का लगा दीजिए, ठीक है। मध्य प्रदेश शासन के समक्ष प्राधिकारी द्वारा ईडब्ल्यूएस, वही बताया आगे, जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदायित आशा कार्यकर्ता का 5 वर्ष का निरंतर सेवा। अगर कोई आशा कार्यकर्ता इस फॉर्म को फिल करना चाहती है, ठीक है, तो जो जिले के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं उनके द्वारा, ठीक है, 5 वर्ष इन्होंने निरंतर
सेवा दी है, इसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य होगा। ठीक, जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदायित विभाग के अंतर्गत कोई व्यक्ति अगर किसी चिकित्सा विभाग में कार्यरत हो तो उनको भी जिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा 5 वर्ष का निरंतर कार्य का अनुभव है यह प्रमाणित करने वाला एक सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आवेदन शुल्क जो मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको, यूआर के लिए 400 है और कैटेगरी वाइज के लिए 200 है। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना सिलेबस क्या है। हाँ, परीक्षा की अवधि। ठीक है, ये तो मतलब हैंडीकैप के लिए शायद है ना, कि प्रतिपूरक आवेदन से करता है तो इसके अतिरिक्त प्रवेश पत्र प्रक्रिया, एडमिट कार्ड बता चुका हूं आपको मैं। मूल्यांकन कैसा होगा ये अपन देखते बैठेगा, हमें नहीं करना मूल्यांकन, हम नहीं करने वाले हैं, लेकिन जब आप एग्जाम सबमिट करोगे तो आपको अपने नंबर पता लग जाएंगे कि आपने कितने नंबर आए हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप नंबर अपने। अब देखो इसमें एक चीज है जो हर बार नहीं होती थी लेकिन इस बार, ठीक है, अब यह चीज अच्छी भी है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने पढ़ा है। मतलब कहने का तात्पर्य है तुक्काबाज परंपराएं खत्म। जो होता था ना पहले, तुक्का मार दो लग गया तो लग गया, वो खत्म है। मतलब क्या कि इस बार आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग को लागू किया गया है। अब थोड़ा सा इसको 2 मिनट समझ लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग होती क्या है। ठीक है, आपके एग्जाम में इस बार नेगेटिव मार्किंग को लागू किया गया है। ठीक है ना, आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग को लागू किया गया है। वह भी नेगेटिव मार्किंग कितनी है, आपके नेगेटिव मार्किंग है 1/4। कितना है 1/4, 0.25। ठीक, अब 1/4 नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या, इसको समझिए थोड़ा सा। मान लीजिए कि आप 100 क्वेश्चन है आपके, ठीक है, 100 क्वेश्चन है, आपने उसमें से 70 क्वेश्चन को सही किया। ठीक है, देखो इसको 2 तरीके समझाऊंगा मैं। एक सिंपल वे में समझिए, आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो 0.25 नंबर कट जाएंगे। कितना कटेंगे 0.25 एक क्वेश्चन के लिए। मतलब क्या 4 क्वेश्चन गलत तो एक सही क्वेश्चन आपका गया। अगर आप 4 क्वेश्चन को रॉन्ग करोगे, ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन राइट वाला चला जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों चीजों को समझो। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति है ए, इस व्यक्ति का एग्जाम था, 100 क्वेश्चन उसके एग्जाम में आने थे। ठीक है, इसने क्या किया कि 60 क्वेश्चन को इसने 60 क्वेश्चन सही किए और 40 क्वेश्चन इसने गलत किए। कितने किए सही 60 और रॉन्ग कितने किए 40। तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, इसका कैलकुलेशन ऐसे होगा, ये 60 क्वेश्चन है, आपको पता है पर क्वेश्चन 1 नंबर है। ठीक है, तो इसको पहले तो 60 नंबर इसकी मिल जाएंगे, मिले। अब नेगेटिव मार्किंग में आपके नंबर काटे भी जाएंगे। जैसे 40 क्वेश्चन इसने गलत कर दिए, मैंने कहा था 40 क्वेश्चन गलत, 4 क्वेश्चन पे आपका एक सही क्वेश्चन आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको 2 तरीके से करिए, 40 इंटू 0.25 से करिए, 40 इंटू 0.25 से करिए, या 40 क्वेश्चन गलत है, 4 क्वेश्चन पे आपका एक क्वेश्चन जा रहा है, इसको कितने क्वेश्चन पे जा रहा है 4 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन आपका सही जा रहा है, 4 गलत पर एक सही, 4 गलत पर एक सही, तो 40 को 4 से डिवाइड करिए, कितना 10 आया। कितना आया 10। मतलब आपके 40 क्वेश्चन गलत करने पर, ठीक है, या 40 को 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका कितना आएगा 10। तो आपके 10 नंबर इस 60 में से माइनस हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने आपको 50 नंबर। समझे, मतलब आपको क्वेश्चन गलत करने की भी सजाएं दी जाती है। वह सजा होती है 0.2 नंबर आपके एक गलत क्वेश्चन के ऊपर 0.2 नंबर आपके काटे जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। 100 क्वेश्चन थे, 60 सही किए, 40 गलत किए, 40 गलत किए, एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.25 को काटा गया। मतलब कितने मतलब नंबर कम होंगे, 10 नंबर कम हो जाएंगे इसके।
60 में 10 मिलेंगे जाएंगे तो 50 नंबर उसको मिलेंगे। तो कोशिश करिएगा, ऐसा नहीं है कि हमें उतना ही आता है उतना ही अटेम्प्ट करें, ठीक है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता है, नेगेटिव मार्किंग में कैसे अटेम्प्ट बढ़ाए जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग में किस प्रकार 50-50 का चांस लिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग में किस प्रकार प्रेशर को हैंडल करते हैं। इन सारी बातों को हम किसी एक क्लास में चर्चा करेंगे। आप घबराइए मत, बस इतना ध्यान रखिए कि इस बार आपको गलत करने के ऊपर भी 0.25 की सजा दी गई है, जो आपकी नंबर से काटे जाएगी, ठीक है। यह बताया कैलकुलेशन जो मैंने बताया था, व्यापम ने बताया किस प्रकार होगा, ठीक। व्यापम की एक होती है नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि यह एग्जाम हर शिफ्ट में होता है और एक 8 दिन 10 दिन 15 दिन इस एक लंबे ड्यूरेशन में चलता है। तो सभी को समान स्तर पर कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हर दिन पेपर का स्तर समान नहीं हो सकता है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है। अगर पेपर इजी हो तो आपके नंबर को कम कर दिया जाएगा, पेपर हार्ड हो तो नंबर बढ़ा देते हैं, ठीक है। वो रूल किस प्रकार है, क्या है, ठीक है, तो वह पेपर का स्तर बताएगा कि नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ने वाले हैं नहीं बढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन वो जरूरी होता है ताकि सभी को समान स्तर पर लाकर आपका रिजल्ट बनाया जाए, ठीक है। वही चीज बताई गई है कि आपको क्या नहीं करना, चिल्लाना नहीं है, बोलना नहीं है, आपको कोई गैजेट नहीं ले जाना है, शांति भंग नहीं करना है, कोई उपद्रव नहीं करना है, ठीक है ना। वही सब चीजें बताई गई है। अगर करते हो तो क्या पनिश हो सकता है, डिबार्ड हो जाएंगे, आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा और अपन किसी एग्जाम में आप नहीं बैठ पाओगे, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है कि हमारा सिलेबस क्या है, इस बार कोई बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र है, ठीक है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, सतना, सागर, खंडवा, रीवा, सीधी, रतलाम, नीमच, ये 11 सेंटर है। आपको जो आपकी नियरेस्ट सिटी पड़ती है आप फिलअप करिएगा, ठीक है। ये निर्देश पढ़ चुके हैं हम शुरुआत में ही। ये आपका सिलेबस है, ठीक है। फिजिक्स का सिलेबस दिया है इसमें, जिसमें यूनिट 1 में क्या दिया है, फिजिक्स का सिलेबस, जो सिलेबस में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया गया है, ठीक है ना, मतलब नो चेंज है। जो आपका पिछले साल का सिलेबस था वही सिलेबस उन्होंने रखा है। क्या रखा है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। फिजिक्स की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक। भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स, और उसमें यूनिट 1 में लिखा है अध्याय 1 क्या आएगा, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र भूमिकाएं, विद्युत आवेश, चालक, विद्युत रोधी, विद्युत आवेश के मूल गुण, कूलाम का नियम, बहुल आवेशों के बीच बल, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, विद्युत फ्लक्स, विद्युत द्विध्रुव, एक समान बाह्य क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव, सतत आवेश वितरण, गाउस का नियम, गाउस के नियम के अनुप्रयोग, फिर सेकंड में स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है। यह नोटिफिकेशन कोचिंग के साइट पर, कोचिंग के ऐप पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप अपना सिलेबस देख लीजिए एक बार, ठीक है। कोई बदलाव नहीं है सिलेबस का, ठीक है। जो लास्ट टाइम सिलेबस था वही सिलेबस इस बार आपने रखा है, ठीक। यहाँ फिजिक्स की टोटल 10 यूनिट होगी, 9 यूनिट फिजिक्स की, ठीक है। 9 यूनिट को इन्होंने 14 अध्याय में बांटा है, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री का सिलेबस दिया है। आप एक बार इत्मीनान से घर में बैठकर इस सिलेबस को पढ़िए। नोटिफिकेशन वीडियो के लिंक नीचे, ठीक है ना, जो कमेंट सेक्शन होगा उसमें आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। और आप एक बार सिलेबस को टैली कर लीजिए, कोई चेंज नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। इसमें केमिस्ट्री का सिलेबस है, उसके बाद बायोलॉजी का है, ठीक। ये आपका इंग्लिश का है, रीडिंग कंपैरिजन, ठीक। वोकैब दिया है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, ठीक है। टेंस, वॉइस, नरेशन, ठीक, डिग्री, पैराग्राफ। उसके बाद जीएस का है। अब जीएस में थोड़ा समझिएगा कि क्या करना है आपको जीएस में, ठीक है। जैसे समसामयिक के मामले, मतलब आपको नेशनल करंट अफेयर पढ़ना है, इंटरनेशनल पे पढ़ना है,
क्या करना है, समसामयिक मामले, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, मतलब आपको करंट अफेयर नेशनल पढ़ना है, इंटरनेशनल पढ़ना है। जल्दी हम यूट्यूब पर करंट अफेयर की एक फ्री मतलब मैराथन लाएंगे, जिसमें कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भारत का इतिहास, और खास करके भारत के इतिहास में भी फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। उसके बाद भारतीय मतलब इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी और एमपी जियोग्राफी, ठीक है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में आपका संविधान, संसद, राजनीतिक तंत्र, सार्वजनिक मुद्दे, संविधान की धाराएं, अधिकार। उसके बाद सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, ठीक, पर्यावरण में पर्यावरण, पारिस्थितिकी, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, और सामान्य विज्ञान जो है। और लास्ट में है मध्य प्रदेश का आर्थिक सामाजिक विकास और मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राजधानी, राजनीति और उसकी संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलकूद। जो भी एमपी के कोई व्यक्ति होगा जिसने, जैसे पेरिस ओलंपिक में विवेक सागर जो नर्मदापुरम के थे, ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थे, उनका नाम हो गया। ऐसी जो भी अचीवमेंट एमपी के किसी खिलाड़ी ने की हो, वो खिलाड़ी को ध्यान रखना है। रूबीना फ्रांसिस, ठीक है, कपिल परमार, क्वेश्चन पूछ चुका है रूबीना फ्रांसिस और कपिल परमार का, व्यापम बहुत बार पूछ चुका है, 2 से 3 बार, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश का आर्थिक सामाजिक विकास। इस प्रकार व्यापम का नोटिफिकेशन है, ठीक। आपसे उम्मीद है कि आपने पढ़ाई में अपने कमर कस ली होगी। समय काफी कम है, सिलेबस आपका कवर हो चुका है। श्री अमोघ नर्सिंग की ओर से जितनी भी आपके लिए यूट्यूब चैनल पर जितनी भी मैराथन चलाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, जल्द से जल्द हम मैराथन लाएंगे। इसमें आपको मल्टीपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है, और आपको उस सिलेक्शन की नैया में बहाया जाएगा, ठीक है। तो आप बेफिक्र होइए, बस आप अपनी कमर को कसिए, ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।